कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज के ऊपर। और आज हम करेंगे दिसंबर 2011 के अंदर जो पेपर आया है यानी कि 50 क्वेश्चन। और जो 2012 में दोस्तों पेपर आए थे वो आए थे दो पेपर, इसमें 75 और 50 होते थे। लेकिन 2011 में जो पेपर होता था पहले, उसके साथ क्या होता था, सब्जेक्टिव आता था थर्ड पेपर। इसके 50 ही क्वेश्चन हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? तो इनको थी पासे के खेल की जानकारी। ये आप इसकी डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है। और चचनामा इसके सिंध का इतिहास का ये वर्णन करती है और ये लिखी थी अली अहमद ने। और कई जगह पर ये बताया जाता है कि इसका जो लेखक है उसके बारे में पता ही नहीं है कि अज्ञात है, लेकिन कई जगह अली अहमद इसका राइटर माना जाता है। तो आप ये पढ़ सकते हो। अलबरूनी की है तहकीकात हिंद। नेहरू और महानिलोबिस लानोबिस जो ये युक्ति कौशल किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ऊपर ये थर्ड टाइम क्वेश्चन आया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जो पंचवर्षीय योजनाएं चली हुई थी और ये संबंध रखती है। इस योजना को बोलते हैं भौतिकवाद योजना भी इसको बोल जाते हैं। और इस योजना से क्या हुआ था, प्रति व्यक्ति आय के अंदर 20% की वृद्धि हो गई थी। तो इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखिए, 56 से लेकर 61 तक है। और इन दोनों को पहले देखना होता है ये सही है या गलत है। प्रारंभिक आर्य आदिवासी जो थे, प्रारंभिक आर्य आदिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की ज़मीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्य जो थे इसकी 7 नदियाँ जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ थी, वहाँ पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया था, वहीं पर इन्होंने रहना शुरू किया था। विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जो आर्यों के अंदर भी कई जनजातियाँ थी, तो इनके बीच जो है अलग अलग युद्ध होते रहे हैं टाइम पे। तो संघर्ष की बात यहाँ हो रही है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। और ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर यहाँ करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो इसका आंसर जो डी दिया गया है यहाँ पे, अब यहाँ डिटेल इसकी पढ़ सकते हो। निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो इसके अनुसार आएगा वो आएगा, पहले पाषाण युग आएगा, उसके बाद ताम्र पाषाण युग आएगा, और लोह युग तो लास्ट में आएगा, क्योंकि सबसे बाद में लोहे का 1000 के आसपास खोज हुई। और कांस्य युग थर्ड पे आएगा, क्योंकि कांस्य युग में हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वगैरह जो भी है ये कांस्य के अधीन आती हैं। तो इनको उनके भारत आगमन के कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले जो आया है हिंसांग आया है, जो 629 के लगभग आया है। और सेकंड पे जो आया है वो आया है इब्न बतूता, जो आया है 1333 ईस्वी के लगभग, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। और थर्ड पे आया है बर्नियर आया है मुग़ल दरबार में 1656 में, शाहजहाँ के टाइम पीरियड, या औरंगजेब का कह लीजिए कि औरंगजेब ही इस टाइम पे शासक बन गया था। और विलियम होजेज जो आया है ये आया है 4 नंबर पे, और ये आया 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, बंगाल में यह आया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है विलियम होजेज। बाकी के बारे में तो हमने पढ़ ही रखा है, तो यहाँ ये डिटेल है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। इनको शासक के साथ मैच करना है कि किसके टाइम में कौन सा आया है। तो इब्न बतूता का तो हमें पता ही है कि इब्न बतूता तो मोहम्मद बिन तुगलक के, खसरो आया था जहांगीर के टाइम में, पीटर मूडी आया था शाहजहाँ के टाइम में, बर्नियर आया था औरंगजेब के टाइम में। तो अपन सर इससे मैच कर सकते हो। ये थी दोस्तों इनकी उपाधियाँ। और नूरुद्दीन, हमें पता है कि नूरुद्दीन लगाना स्टार्ट किया था जहांगीर ने अपने नाम के साथ। आलमगीर था औरंगजेब, और जहीरुद्दीन और जलालुद्दीन अकबर को बोलते थे, और जहीरुद्दीन था बाबर का नेम। तो इससे आप इसको मैच कर सकते हो, 1 का 2, तो 20 का राइट आंसर है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत कम बच्चों को इसका पता होगा कि ये ज्ञात्रिक जनजाति से संबंध रखते थे। और 540 पूर्व में इनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली के अंदर, और उनकी माता त्रिशला थी, और वो थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। निम्नलिखित अशोक के जो शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो ये शहबाजगढ़ी के अंदर नहीं किया गया था। और जो इसके लेखों के अंदर ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेइक लिपि, चारों लिपियों का यूज़ हुआ है।
ग्रीक और जो आरमेइक लिपि का जो अभिलेख है वो अफ़गानिस्तान से मिलता है। खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है वो शहबाजगढ़ी और मानसहेरा से मिलता है। जबकि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत में स्थापित जहाँ अन्य जगहों पर से जो भी अभिलेख मिले हैं अन्य जगह पर भारत में, तो वहाँ पे ब्राह्मी लिपि का यूज़ हुआ है। ये आपको इम्पोर्टेंट जो मैंने कराए हैं दोस्तों, ये चीज़ें खरोष्टी और ये ग्रीक आरमेइक वगैरह इनके आपको पता होना चाहिए कि इनका यूज़ कहाँ पे हुआ था। भारत रोम व्यापार संबंध में 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में कमी आई। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रोम का व्यापार होता था उस टाइम पे वो उसके अंदर कमी आ गई थी और इस पर विदेशियों का कब्जा हो गया था। इस वजह से ये व्यापार में कमी आई। ब्राह्मणत्व के बढ़ते हुए प्रभाव ने समुद्र यात्रा को प्रतिबंधित बना दिया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ब्राह्मणत्व का मेन रीज़न अगर देखें इस चीज़ को लेकर के, तो रीज़न इस व्यापार के कम होने का ये भी रहेगा, क्योंकि ब्राह्मणत्व का प्रभाव उस टाइम पूरा जोर हो गया था। आज भी हम अगर हमें अपने जो भी ग्रंथ वगैरह हैं उनके अंदर पढ़ते हैं तो जो समुद्र व्यापार को क्या है, 7 समुद्र पार जाना यानी कि प्रतिबंधित है हमारे शास्त्रों के अंदर भी, यानी कि इसको अपराध या एक पाप माना जाता है। तो ये व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है इस चीज़ की। और इसका आंसर जो है आप यहाँ देख सकते हो, सी दिया गया है, सही व्याख्या कर रहा है इस चीज़ की। या देखिए यहाँ पे भी दिया गया है कि ये पाप समझ जाने लगा था। और भारत की उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित है और इसकी दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी परिसीमा मुक्त सागर से घिरी है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों से कट गया है। तो ये तो बिल्कुल हमें पता है कि उत्तरी सीमा में तो हिमालय है, दक्षिण और पूर्वी ये क्या है, मुक्त। यहाँ पे जैसे कि हमारे जैसे इंडिया के नक्शे को हम देखते हैं तो यहाँ इस एरिया में भी समुद्र है, साइड में भी समुद्र है और यहाँ से ये ज़मीन से सटा हुआ है, जैसे पाकिस्तान वगैरह और अन्य देशों से, अफ़गानिस्तान वगैरह से। तो इस प्रकार दुनिया के अन्य भागों से कट गया। तो ये गलत दिया गया है दोस्तों, क्योंकि हमारा देश जो है कटा नहीं है, अन्य देशों से ऊपर जो जुड़ा हुआ है उत्तर साइड से, और जैसे कि चाइना वगैरह से भी, तिब्बत साइड से भी जुड़ा हुआ है। तो ए सही है और आर गलत है यहाँ पे। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, भारत का व्यापार जो था यूरोप, मध्य एशिया इनसे होता था। और इनको क्या है, क्रम में लगाना है कि कौन पहले आए कौन बाद में आए। तो सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे रोमन, फर्स्ट पे रोमन आएंगे। और इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे ग्रीक शासक, और ग्रीक के बाद आएंगे शक शासक। प्रतिहार तो सबसे लास्ट में आएंगे, गुर्जर प्रतिहार जो है, आप यहाँ डिटेल में भी इसको पढ़ सकते हो। और इन देवताओं को ऋग्वैदिक समाज के महत्व के क्रम में उनको लगाना है कि किसका सबसे ज़्यादा महत्व था। तो सबसे पहले इनमें देखना है कि किस हिसाब से इसको लगाना है, क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जिसका महत्व था वो इसके अनुसार इंद्र था, सबसे मेन इंद्र था। इंद्र के बाद आएंगे अग्नि, सेकंड पे अग्नि आएगा, अग्नि देवता जो था। और जो थर्ड पे आएगा वो आएगा वरुण, मारुत था फोर्थ पर सबसे पहले, क्योंकि इंद्र को महत्व दिया गया है हमारे वेदों के अंदर। और यहाँ पे इनको मैच करना है कि किसके अंदर क्या मिलता है। तो स्रोत सूत्र जो है महाबलिदानों को संपन्न करने के इसके अंदर नियम मिलते हैं स्रोत सूत्र के अंदर। और गृह सूत्र के अंदर दैनिक जीवन से संबंधित समारोह के निर्देश हैं। और धर्म सूत्र के अंदर धार्मिक और लौकिक विधि एवं प्रशासन है। शूल सूत्र के अंदर वेदियों और अग्निवेदियों के माप और निर्माण संबंधी नियम दिए गए हैं। तो ये था हमारा मेन क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे? तो ये पीते थे यमुना नदी का। और आज यमुना के आप हालात देख लीजिए, वो नहाने लायक भी नहीं लोगों ने छोड़ी है। तो ये आप पढ़ सकते हो इनके बारे में कि यमुना नदी का पानी पीते थे। और सर्वाधिक शिक्षित था मोहम्मद बिन तुगलक, और उदार था अकबर। और अकबर के बारे में, अकबर अनपढ़ था मुग़ल पीरियड के अंदर, यानी कि मुग़लों में सबसे अनपढ़ व्यक्ति था अकबर। अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो जो आंसर दिया गया है आप देखिए, बी और डी दोनों दिए गए हैं, तबला और सितार। अमीर खुसरो के बारे में बी और डी दोनों ही दिए गए हैं इसमें, तबला और सितार दोनों का इसने आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था अबुल हसन यामिन उद्दीन खुसरो था।
और सूफी संत निज़ामुद्दीन का यह शिष्य था। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? तो ये लाए गए थे मकराना से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक के बादशाह ने शायद औरंगज़ेब या शाहजहाँ था, उनमें से 1724 की बात है दोस्तों ये। फिर 1724 में तो इन दोनों में से कोई नहीं आएगा। तो उस टाइम रंगीला या कौन सा था, तो उसने शायद मकराना से पत्थर पर बैन लगा दिया था कि कोई भी यहाँ से शाही महल के यानी कि शाही लोगों के अलावा इस पत्थर का यूज़ नहीं कर सकेगा। तो आप ये भी चीज़ सर्च करके पढ़ सकते हो। आप यहाँ पढ़ सकते हो कि ये किसकी याद में बनाया गया है। और अहमद लाहौरी जो था, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये इसका मेन था वास्तुकार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और इन युद्धों को काल के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी। और हल्दी घाटी का युद्ध आएगा सेकंड पे, अकबर वर्सेस प्रताप। धर्मत का युद्ध आएगा थर्ड पे, औरंगजेब वर्सेस दारा। और बक्सर युद्ध आएगा 1764 में, अंग्रेज़ों वर्सेस। ये आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, अंग्रेज़ों के साथ हुआ था। अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने के अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने भारत में स्थापित करना आवश्यक हो गया था। तो ये भी बात बिल्कुल सही दी गई है। और जो यहाँ पे ए और आर दोनों बिल्कुल सही दिए गए हैं और व्याख्या भी बिल्कुल सही करता है इसकी ये। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि सही व्याख्या कर रहा है इसकी। यहाँ आप इनकी डिटेल पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। अकबर के काल में मालाबार में काली मिर्च भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में से थी, बिल्कुल सही बात बोली है यहाँ पे। दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य के भाग नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है दोस्तों, इसमें से कोई भी नहीं दिया गया है। अगर ये देखें, दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात जो बंदरगाह थे अकबर के साम्राज्य के भाग नहीं थे, दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र और निर्यात। तो ये मुझे गलत लग रहा है वैसे, लेकिन जो साइट पे भी और बुक में भी आंसर दिया गया है तो इनमें से कोई भी नहीं दिया गया है। अब आप इसको थोड़ा आप खुद भी सर्च करना। निम्नलिखित भक्ति संतों को सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आएंगे सेकंड पे, फर्स्ट पे आएंगे रामानुज, सबसे पहले आए हैं फर्स्ट पे। और सेकंड पे आएंगे नामदेव, थर्ड पे आएंगे चैतन्य, फोर्थ पे आएंगे तुकाराम। क्योंकि रामानुज का टाइम जो है 11वीं-12वीं शताब्दी का है, और नामदेव जो हैं ये है 14वीं शताब्दी के, और चैतन्य हैं 15वीं शताब्दी में, यानी कि 1486 ईस्वी के लगभग। और तुकाराम का तो हमें पता है कि शिवाजी के टाइम में चले जाएंगे 16वीं-17वीं शताब्दी में। तो इसके हिसाब से भी इसका आंसर आप लगा सकते हो। और तुकाराम जो थे शिवाजी के समकालीन थे और वरकरी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। और चैतन्य जो थे नादिया के रहने वाले थे, बंगाल के नादिया के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में कब हुई? तो भारतीय मुद्रा परिषद की जो स्थापना हुई थी 1910 के अंदर हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि ये इलाहाबाद के अंदर हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको ऐसे ही क्वेश्चन में घुमा दिया जाएगा। तो ये 28 दिसंबर 1910 दिए गए हैं। और इलाहाबाद में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम स्थल इलाहाबाद को बोलते हैं। और यहाँ पे विलियम वेंडरबिल्ट की अध्यक्षता में कांग्रेस का 26वां अधिवेशन भी इलाहाबाद के अंदर हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अधिवेशनों के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है, तो आपको सारे अधिवेशन याद होने चाहिए। भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो ये किया था जमोरिन ने। पहले जमोरिन इनका स्वागत करता है, लेकिन बाद में इनका विरोध भी करता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके साथ आया था वास्को डी गामा के साथ, जो अब्दुल मानिक था, गुजराती ब्राह्मण था, इसने इसकी यात्रा में इसकी हेल्प की थी। और ये 1498 में कालीकट पहुंचा था। जमोरिन ने इसका स्वागत भी किया और वास्को डी गामा को व्यापार की अनुमति भी दी थी, लेकिन इसने बाद में विरोध भी किया था। निम्नलिखित में से कौन क्या था दस्तक जारी करता था? तो ये करता था बंगाल का नवाब। बंगाल उस टाइम में मेन था। दस्तक के बारे में पढ़ सकते हो। जो बंगाल में व्यापार करने वाले व्यापारियों को बंगाल के नवाब द्वारा दिया जाता था। हुंडी एक प्रकार की साख पत्थर को बोलते थे। हुंडी भी मेन है दोस्तों, कई बार आया है क्वेश्चन में हुंडी के बारे में। और निश्चित समय के पश्चात इसके क्या थी, इस निश्चित जो इसका भुगतान था निश्चित समय के बाद छूट के साथ किया जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको लेकर के। मुजफ्फर जंग के बारे में क्वेश्चन आया है। हैदराबाद के निज़ाम ने क्षेत्रीय रियायतें किसको प्रदान की थी? तो ये की थी फ्रांसीसियों को, मुजफ्फर जंग ने। और आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हो।
दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें सही गलत देखना। पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की, तो ये यहाँ पे सही दिया गया है। और पुर्तगालियों का मकसद जो था एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। बिल्कुल डिट्टो और सही, बिल्कुल मैच होने वाला कारण है और सही व्याख्या कर रहा है इस चीज़ की। ये सी इसका आंसर है, यानी कि ये व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है उस चीज़ की। पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापार के नियंत्रण हेतु जो कार्टेज परमिट व्यवस्था की शुरुआत की थी, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अकबर जो था कार्टेज लेता था पुर्तगालियों से, यानी अकबर को भी वहाँ पे कार्टेज लेना पड़ता था व्यापार करने के लिए। भारत राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ दोस्तों, पाश्चात्य शिक्षा की बदौलत ही हुआ। ये बिल्कुल बात सही है और जेन्युइन है। पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एवं समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया। तो ये बिल्कुल, ये भी सही कह रहा है और व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहा है इस चीज़ की, ये ऊपर वाले की, क्योंकि लगा के अगर इसको देखें, पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एवं समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया। कहाँ तो राष्ट्रवाद की बात हो रही है, कहाँ वार्तालाप की बात हो रही है। बात दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता ये, आप यहाँ पढ़ सकते हो। सन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप जो आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, हमें इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज है कि ये विस्थापन हुआ था लोगों का इधर से उधर। सबसे बड़ा विस्थापन माना जाता है आज के समय में। लेकिन जो मॉडर्न टाइम में विस्थापन हो रहा है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से प्रवासी जो हैं अमेरिका जा रहे हैं लाखों की संख्या में, तो आज के समय का विस्थापन सबसे बड़ा ये है। लेकिन उन दिनों में ये 1947 में भारत और पाकिस्तान में जो विस्थापन हुआ था, ये सबसे ज़्यादा बड़ा था। सन 1947 का विभाजन अविचारित तथा विवेकहीन था। अविचारित और विवेकहीन था, तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोल रहा है। दोनों ही बात सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। क्योंकि व्याख्या इसलिए करता है क्योंकि जो अविचार, बिना विचार के, और विवेक, बिना किसी विवेक के, बिना किसी सोच समझ के ही ये कर दिया गया, और इससे क्या हुआ, बड़े पैमाने पर विस्थापन हो गया। तो ये बिना सोची समझी चीज़ें थी, जो यहाँ पे इसको कारण भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हो। अनुचित कदम था और ये हिंदू और मुसलमानों का पलायन हुआ। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या रहेगा, आप इसको लगाना है, इसको घटनाक्रम को। तो सबसे पहले जो आएगा, सूरत की लूटमार करते हैं ये 1664 में पहली लूटमार होती है। और जो सेकंड पे आएगा, ये आएगी पुरंदर की संधि 1765 में। और राज्याभिषेक आएगा फोर्थ पर 1774 के लगभग। और आगरा गमन होता है थर्ड, यानी कि 1765-67 के लगभग। तो ये फोर्थ पे आएगा राज्याभिषेक। आप इसको जरूर पढ़ना कि आगरा आगमन इनका कब होता है, जब इनको औरंगजेब बुलाता है और ये इनको कैद कर ले जाता है वहाँ पे। तो ये इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना। कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में। और इस कंपनी का जो नाम था, मर्चेंट ऑफ द ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से ये जानी गई। और इनका क्या है, कालक्रम में इनको लगाना था कि कौन सा किस टाइम पे आया है। और ये थे सारे वायसराय। तो सबसे पहले जो आएगा तो वो आएगा मेयो, जो 1872 के लगभग है। और उसके बाद आएगा नॉर्थब्रुक, जो इसके बाद हुआ 74-76 कुछ इस लगभग इसका टाइम पीरियड है। और जो थर्ड पे आएगा वो आएगा लिंटन, 1878 में हुआ। और लिंटन के बाद आएगा रिपन, जो हुआ 83-82 के लगभग 4 पे। और डफरिन आएगा 5 पे, क्योंकि ये 1885 इसके टाइम में कांग्रेस बनी थी। निम्नलिखित युद्धों को क्या है, कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले जो आएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट पे आएगा। ये हुआ था 75-82 के अंदर, 1775 और 82 में। प्रथम बर्मा वार यह आएगा सेकंड पर, क्योंकि ये हुआ था 1824 और 26 में। प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है, ये हुआ है 39 और 42 में, 1839-42। तो ये थर्ड पे आएगा। फोर्थ पे आएगा सिख युद्ध, तो ये हुआ था 45-46 के अंदर, 1845-46। यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन संगठनों की स्थापना के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, कौन किस टाइम पे हुई है।
तो सबसे पहले हुई है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है, मैं ये कहूँगा। और ये हुई थी 1851 में, राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। और इसके बाद आएगी पूना सार्वजनिक सभा सेकंड पर, और इसकी जो स्थापना हुई थी पूना सार्वजनिक सभा, ये लगभग 1800, पूना सार्वजनिक सभा जो है 1856 वगैरह, या पूना सार्वजनिक सभा 1867 वगैरह इसकी डेट होगी शायद दोस्तों, आप ये एक बार चेक करना, 1867 होगी शायद इसकी डेट। और इसके बाद जो थर्ड पर आएगी वो आएगा मद्रास महाजन थर्ड पे इंडियन एसोसिएशन आएगी दोस्तों, क्योंकि ये तो 1884 में हो गई मद्रास महाजन सभा, तो इंडियन एसोसिएशन हुई थी 1876 में, जिसकी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और रनाडे ने, और राघवाचार्य ने की थी इसकी स्थापना मद्रास महाजन सभा की। तो आप ये चेक कर सकते हो, डिटेल में भी शायद ये दी गई हैं। 1867 पूना सार्वजनिक सभा दोस्तों, ये देखिए 67 में ही हुई है इसकी स्थापना, और वी राघवाचार्य ने की है इसकी स्थापना। और इनको क्या है, इनको भी उनकी स्थापना के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले आएगी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, फर्स्ट पे ही रहेगा ये। और इसके बाद जो सेकंड पे आएगी वो आएगी बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सेकंड पर, और अलीगढ़ वाली आएगी थर्ड पर, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ द जनरल नॉलेज आएगी 4 पर। तो ये थे इसका आंसर। और इनको मैच करना था आंदोलन और क्षेत्र कहाँ का है। जो प्रति सरकार हुआ था महाराष्ट्र में, चासीमुलिया राज हुआ था उड़ीसा के अंदर, और ताम्रलिप्त जातीय सरकार बंगाल में बनी थी। उलगुलान हुआ था बिहार के अंदर, ये उलगुलान बिरसा मुंडा से संबंधित है। और ये आए हैं संगठन, कौन किसके नेता थे। तो CR दास जो थे वो स्वराज पार्टी बनाई थी इन्होंने 1923 के अंदर। SN बनर्जी तो जो थे इंडियन एसोसिएशन, जो पीछे भी क्वेश्चन गया है, 1876। और AK फजलुल हक जो थे कृषक प्रजा पार्टी से संबंध रखते थे, जो बनी से 1929 के अंदर। GK गोखले संबंध रखते हैं पूना सार्वजनिक सभा से, जो लास्ट पीछे अभी क्वेश्चन किया है 1867 वाला। नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल, ये प्राकृतिक शैल में निवास करते थे। तो ये प्राकृतिक शैल था, और पॉलिशदार पत्थर के औजारों का यूज़ करते थे। इस काल के दौरान क्या हुआ था, कुत्ते को पालतू पशु बनाया था मनुष्य ने। कारण कथन कारण से क्वेश्चन आया। अनौद्योगिकरण स्थान तथा समयावधि दोनों में ही एक समान नहीं था। हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न से समानुरूपता नहीं रखते थे। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है यहाँ पे। अनौद्योगिकरण जब हुआ था तो वो स्थान और समयावधि दोनों में ही एक समान नहीं था। हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न से समानुरूपता नहीं रखते थे। तो ये A और R दोनों सही हैं, और A जो है, R जो है A की सही व्याख्या कर रहा है इसके हिसाब से, यानी कि सही रीज़न दे रहा है इस चीज़ को। ये आप यहाँ पे ये डिटेल पढ़ सकते हो, जो रीज़न वगैरह इसमें दिया गया है क्यों है ये। मैं थोड़ा लंबी वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ूँगा इसको। तो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र से संबंध रखता है। भद्रबाहु का है कल्पसूत्र, और जो पतंजलि का है महाभाष्य, कात्यायन की है स्मृति, कात्यायन स्मृति, आप समझ सकते हो। और ये रचनाएं मैच करनी थी। गीत गोविंद है जयदेव का, प्रशिष्टि पर्वन है हेमचंद्र की, कथा सरित सागर है सोमदेव की, विक्रमदेव चरित है पिलहन की रचना। और सूची 1 को सूची 2 से मिलवाना है। तो जो TB मैकाले है शिक्षा से संबंध रखते हैं, यानी कि मैकाले ने शिक्षा का प्रकार्य किया था, और जॉन शोर ने किया था अस्थायी बंदोबस्त। एलिजा जो इम्पे थे ये उच्च न्यायालय के सबसे पहले न्यायाधीश हुए हैं। AO ह्यूम ने बनाई थी कांग्रेस। तो यहाँ पे सूची इनको जो इनकी बुक्स हैं उनसे मैच करनी है। तो जो RJ मूर की है, इसकी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है दोस्तों RC दत्त की भी। AR देसाई की है द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी। AR देसाई की है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ब्रूमफील्ड की है एलीट
कि फ्लैक्ट ये इन ए प्लूरल सोसाइटी। ये हिंदी में नाम पढ़ने थोड़े दिक्कत होती है दोस्तों, इंग्लिश में लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है लोथल से। तो ये हिडन नदी के तट पर है। आलमगीर जो पुर है ये हिडन नदी के बाएं तट पर है। और लोथल सिंधु सभ्यता का व्यावसायिक बंदरगाह था जो गुजरात में स्थित है। और लोथल और कालीबंगा जो दो जगह है, ये इंपॉर्टेंट नाम है दोनों। लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से ही यानी अग्निकुंड मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रेतवाड़ी जो बंदोबस्त था वो लागू किया था? ये किया था टॉमस मुनरो ने। यहाँ पे डिटेल आप पढ़ सकते हो। 1820-23 में मद्रास का गवर्नर रहा और इसी के समय में रैयतवाड़ी व्यवस्था को यानी कि प्रारंभ किया गया। और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में एल्फिंस्टन और चैपलिन की रिपोर्ट की मुख्य भूमिका रही। ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है। ये रिपोर्ट थी एल्फिंस्टन और चैपलिन की। और इस व्यवस्था को भूस्वामी यानी कि विदित है कि इस व्यवस्था में किसानों को ही भूमि का स्वामी माना गया था। मेन कॉफ का लेखक जो है एडोल्फ हिटलर है। हिटलर की ये जीवनी है और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। यहाँ दोस्तों ये जो गद्यांश दिया गया है यानी कि जो पैसेज है ये आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से। ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए क्योंकि इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन हमें मिलते हैं और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसको, आप पढ़ना इसको अच्छे से। हीगल ने किस प्रकार ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के मध्य खाई को पाटा? तो उसने उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप से समावेश तथा तर्क पर जोर दिया जिससे बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जा सके। तो हीगल ने ऐसा किया था। ये पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन है। हीगल के समय में किन दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था और उनसे वह संतुष्ट नहीं था? तो राजनीतिक और आत्मकथा कृतियां तक सीमित। तो ये दो है इसका सी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर हीगल ने इतिहास लेखन पर जोर दिया है? तो उसने सामाजिक इतिहास पर काफ़ी जोर दिया है। आप यहाँ डिटेल और ये पढ़ सकते हो पैसेज में भी। हीगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित प्रयोजन में भिन्नता है किंतु इसको समझने के लिए आवश्यक है स्रोत सामग्रियों का अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो ये इतिहास लेखन से संबंधित क्वेश्चन थे, आप डिटेल पढ़ सकते हो। ये थे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन और मैंने लगभग सारे ही पेपर डाल दिए हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।